और रुक करते हैं एक ऐसी समस्या का जिसमें देश के 8 से 9 राज्य इस वक्त जिसकी चपेट में है, बर्ड फ्लू पर देखिए हमारी खास पेशकश। लेकर लोगों में अफवाहें न फैले, इसे भी हमें देखना होगा। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण से हड़कंप मचा हुआ है। उन राज्यों में हालात से निपटने के लिए रणनीति बन चुकी है, उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन बढ़ते खतरे ने सरकार को आगाह कर दिया तो लोग दहशत में हैं और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। दस राज्यों में बर्ड फ्लू संकट। अनदेखे खतरे से मचा हड़कंप। पक्षियों की मौत से बड़ा खतरा। बर्ड फ्लू से निपटने का एक्शन प्लान तैयार। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। मुद्दा कोरोना का था, वैक्सीनेशन प्लान पर मंथन का था। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने बर्ड फ्लू वायरस से भी सभी मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने को कहा। केंद्र सरकार की चिंता उस खतरे के लिए है जो अब तक 10 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल इस खतरे की चपेट में है। लेकिन खतरे की रफ्तार ने डर पैदा कर दिया है। आहट उन राज्यों में भी होने लगी है जिनसे सटे राज्य में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैले, इसे भी हमें देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एकजुट प्रयास हर चुनौती से देश को बाहर निकालेगा। दिल्ली और महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही बर्ड फ्लू के खतरे की पुष्टि हुई है। आहट पहले ही हो चुकी थी क्योंकि दोनों राज्यों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होते ही केजरीवाल और उद्धव सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पैक्ड और प्रोसेस्ड चिकन के आयात पर बैन लगा दिया है। जिंदा पक्षियों के आयात पर पहले ही बैन लग चुका था। 10 दिनों के लिए गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया गया। फ्लू की वजह से दिल्ली का गाजीपुर मंडी, जो कि चिकन मंडी भी कहा जाता है, वो इस वक्त पूरी तरह से बंद है। और जहां पर सैकड़ों ट्रक और पूरी चहल पहल होती थी, वहां पर सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है। कई सारे जो दुकानदार हैं, जो पूरी तरह से इसी कारोबार पर निर्भर हैं, वो इस समय खाली बैठे हुए। पूर्वी दिल्ली के संजय झील में बत्तखों की मौत को लेकर भोपाल लैब से बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। संजय झील में बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया तो द्वारका सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में मृत पाए गए 2 कौओं के सैंपल भी पॉजिटिव आए। हालांकि दिल्ली सरकार ने 100 से ज्यादा सैंपल जालंधर की लैब में भेजे हैं। वहां की रिपोर्ट का इंतजार है। जो जालंधर से रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा सैंपल भेजे गए थे और फिलहाल इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार तमाम बड़े अधिकारी कर रहे हैं। और अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो दिल्ली में एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी के लिए भी तमाम विभाग तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, वहां पर प्रोटोकॉल के तहत
पक्षियों और जानवरों को चिकन और अंडा ना खिलाने की हिदायत भी दी गई है। महाराष्ट्र में भी इस उड़ती आफत से हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। पशुपालन मंत्री अनिल केदार और कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। राज्य में बर्ड फ्लू के खतरे को खत्म करने पर मंथन हुआ। पर ये वायरस है, ये वायरस के बारे में हम और आप नहीं बता सकते वायरस कब कहाँ चले हैं। पर उसके बाद हमारे यहाँ पे भी कुछ जगह में क्रोज, स्पेशली क्रोज जो मिले हमें, वहाँ पे कौवे काफी जगह मिले, हमें थाना में मिले, उसमें हम उसको परभनी में मिले, हमको कुछ लातूर में मिले, कुछ नागपुर में मिले, कुछ अमरावती में मिले। तो ये सारे जगह के हमने रिपोर्ट्स मंगा के वहाँ पे जांच को भेजा। लगातार पांव पसारते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत राज्य को कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। 24 जनवरी तक पक्षियों के आयात पर बैन लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पक्षियों के आयात पर कड़ी कार्रवाई का फरमान भी जारी किया जा चुका है। खतरे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार भरोसा दे रही है कि अभी डरने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा रिकॉर्ड 2006 से नहीं मिला है कि ये बर्ड फ्लू के कारण इंसान में आ गया हो। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ऐसा पैनिक किया जा रहा है। ओआई ने कहा है, विश्व पशु संगठन जो है, कि अच्छे ढंग से पका के खाएं, कोई डरने की बात नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में अचानक बर्ड फ्लू ने लोगों को डरा दिया है। इस संक्रमण से बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार, जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रभावित राज्यों में आपात बैठकों का दौर चल रहा है। हालात काबू में करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं संक्रमण न फैले, प्रशासन इसके भी इंतजाम कर रहा है। चिड़ियाघरों और उन जगहों पर छिड़काव शुरू हो गया है जो बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के 10 राज्यों में है। जी हां, 10 बड़े राज्यों में इस खतरे की आहट हुई तो सरकारें सतर्क हुई। एक्शन मोड में आए प्रशासन ने भी सावधानी बरतने के कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों के बाद एमसीडी ने भी कमान संभाल ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आपात बैठक बुलाई गई। सभी पार्कों, मुर्गा मंडियों और रेस्टोरों पर नजर रखने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6 जोन है। हर जोन के लिए एक टीम गठित की गई है। हर टीम में 6 से 7 अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं उसमें कोई भी पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मुर्गा मंडी है जहाँ खुले हुए मुर्गे बेचे जाते हैं, उनके ऊपर एक निगरानी कमेटी बनेगी। वो वहाँ पर डेली जाएगी, विजिट करेगी। बर्ड फ्लू का खौफ राजस्थान में भी जबरदस्त तौर पर दिख रहा है। राज्य के 16 जिलों में संक्रमण के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार एहतियात के कदम उठा रही है। राजस्थान में अब तक 2600 कौओं की, 190 मोर, करीब 200 कबूतर और 400 अन्य पक्षियों की मौत भी बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की मौत की वजह बर्ड फ्लू से होते ही चिड़ियाघर को फौरन बंद कर दिया गया। अब वहां सैनिटाइज कर हालात पर नजर रखी जा रही है। आधा राजस्थान बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुका है। 16 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जयपुर जू में बड़ा खतरा सामने आया है, जहां पर दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टॉक जो है उसकी मौत बर्ड फ्लू से हो गई है। इसके अलावा 4 कॉमन डक हैं, उनकी मौत हो गई है। इसे देखते हुए जयपुर जू को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ छिड़काव किया जा रहा है, दवाओं का सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो पिंजड़ों में बंद पक्षियां हैं उन तक किसी तरह से इसका संक्रमण न फैले। राजस्थान में पक्षियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। अभी भी भोपाल लेबोरेटरी में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 7 बजे हमारे यहाँ जयपुर चिड़ियाघर के अंदर 4 बर्ड की डेथ हुई है, जिसमें 3 तो कॉमन डक है और 1 ब्लैक स्टॉक है। उनके सुबह सैंपल लेके हमने भोपाल भिजवा दिए।
भोपाल के आने के बाद में रिपोर्ट का पता चलेगा, रिपोर्ट का पता चलेगा उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। बर्ड फ्लू से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहां अब तक 18 जिलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा राज्य के 41 अन्य जिलों में करीब 1500 कौवों की मौत की खबर है, लेकिन अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही अलर्ट है बर्ड फ्लू को लेकर के। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां से पोल्ट्री व्यापार अगले कुछ दिनों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब ये नए दिशा निर्देश पोल्ट्री फार्म जो चलाते हैं, जो संचालक हैं, पोल्ट्री मालिक हैं, उन्हें जारी किए गए हैं कि वो अपने पोल्ट्री फार्म में खास तौर से ध्यान रखें, दवाओं का छिड़काव समय समय पर करें और जरूरी हो सके तभी वो पोल्ट्री व्यापार करें। सबसे ज्यादा डर तो यूपी में है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर से आया था। फौरन उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, छिड़काव शुरू हो गया। लखनऊ के चिड़ियाघर के हिस्से में भी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नए साल में दुनिया भर में भारत की वैक्सीन पावर का डंका बजने जा रहा है और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री ने देश को बताया कि कैसे दुनिया नए सुपर पावर की दस्तक सुनने वाली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक कोरोना के खिलाफ भारत के वो महारथी हैं जिनके बलबूते ही भारत वैक्सीन की सुपर पावर बनेगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जयकारे लगाने वाले ये लोग कोरोना के खिलाफ रण में हिंदुस्तान के वो सिपाही हैं जिनके कंधों पर देश को बचाने की जिम्मेदारी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। जिस तरह से देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी कोरोना से लड़ने में फ्रंट फुट पर हैं, देश भर में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना को भगाने में ये ट्रक बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। ये ट्रक कैसे इंडिया की वैक्सीन पावर से जुड़े हैं, उसे जानने से पहले आपको पीएम मोदी को सुनना होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित किया कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देश के आत्मविश्वास की वजह ये वैक्सीन है जिसे बनाने में भारत को महारत हासिल है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देश हैं। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती,
हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। क्रेडिट स्विस के अध्ययन के अनुसार भारत को 1.66 अरब खुराकों की जरूरत है, लेकिन भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा 2.4 खरब डोज बनाने की है। 5 कंपनियां अरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला और बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस तरह भारत के पास मांग से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी, और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। कहने की जरूरत नहीं कि अतिरिक्त वैक्सीन को निर्यात किया जाएगा, जिसके लिए ब्राजील से लेकर बांग्लादेश तक रुचि दिखा रहे हैं। रिपोर्ट की शुरुआत में जिन ट्रकों को हमने आपको दिखाया, उसमें भारत को सुपर पावर बनाने वाली वैक्सीन देश भर के शहरों में ऐसे ही भेजी जाएगी। पुणे में 6 तरह के खास ट्रक सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जहां इनमें वैक्सीन बोतल लोड करके देश भर में भेजी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना पर वैक्सीन बनाकर भारत पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। अब बारी लोगों को वैक्सीन लगाने की है, जिसकी शुरुआत फ्रंट लाइन वर्करों से होगी और उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। फ्रंटलाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा और बीमारों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाने वाला है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। यही डिजिटल सर्टिफिकेट बताएगा कि किसी वैक्सीन की कितनी डोज लग चुकी है और उसे दूसरी डोज के लिए कब आना है। सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की है, जिसके लिए सरकार को असंभव सा लगने वाला काम करना होगा। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन वैक्सीन नहीं दी गई। दावा है कि चीन ने 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और ब्रिटेन में 4,72,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो भारत के सामने चुनौती कड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम के अलावा वैक्सीन को पहुंचाने वाले ऐसे फ्रंट लाइन वर्करों को भी दिन रात काम करना होगा। तभी दुनिया भारत की वैक्सीन पावर को मानेगी। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में आज कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। शहर शहर कोरोना वैक्सीन को लेकर जोश दिखा। सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे और इस बीच कोविड वैक्सीन पहुंची है देश के कई शहरों में। दिल्ली की भी एक तस्वीर हमने आपसे कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग। लैब से सेंटर तक पहुंची वैक्सीन। जमीन पर उतरा मेगा एक्शन प्लान। कोरोना पर वार की भारत की तैयारी मंगलवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। लैब से फैक्ट्री तक और आखिरकार अब वैक्सीन का सेंटर तक का सफर पूरा हो गया है। सोमवार को पुणे से चली वैक्सीन की पहली खेप कड़े सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंच गई। हर जगह जोश था, उत्साह था। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे मानो कोई वीवीआईपी हो। कई राज्यों की राजधानियों तक का वैक्सीन का सफर पूरा हो गया। हम आपको सुरक्षा से लेकर खुशखबरी तक हर रंग दिखाएंगे। पहले एक नजर देखिए कैसे शहर दर शहर पहुंची वो वैक्सीन जिसका था इंतजार। पुणे से चलकर सबसे पहले वैक्सीन देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। यहां इसको रिसीव करने की पहले से तैयारी थी। प्लेन से उतारकर इसे कंटेनर के जरिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी सेंटर पहुंचाया गया। वैक्सीन की अहमियत दिल्ली के इंतजाम से ही समझ लीजिए। 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई थी। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बैरिकेड तक लगा दिए गए थे। दिल्ली में सुपर स्पेशलिटी सेंटर ही नोडल सेंटर है। यहीं सारी वैक्सीन रखी जाएगी। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। दिल्ली में वैक्सीन पहुंच चुकी है और जिस अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा उस स्टोरेज की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यूटिलिटी ब्लॉक है। यूटिलिटी बिल्डिंग के नाम से ये जानी जाती है और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और साथ ही साथ सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर खास तौर से उन तमाम फ्रिज की व्यवस्था की गई है जिसमें खास तापमान में वैक्सीन को रखा जाता है। दिल्ली से थोड़ी देर बाद ही स्पेशल प्लेन से वैक्सीन अहमदाबाद पहुंच गई। यहाँ फूलों से लदी गाड़ी वैक्सीन की खेप लेने के लिए पहुंची थी। और ये देखिए उस नोडल सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर ये पूरी वैक्सीन को रखा गया है जो पूरा स्टॉक आया है, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद से अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट में ये सप्लाई किया जाएगा। और ये पूरा वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन है। आपको वॉकिंग कूलर में लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन को रखा गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है करीब 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन है वैक्सीन के इसी तरीके के ये डोज है जो अब 16 तारीख को हेल्थ वर्कर है उनको दिए जाएंगे। और जरा मोहाली एयरपोर्ट की सुरक्षा देखिए। ये भी वैक्सीन की सुरक्षा का इंतजाम है। पुलिस की पूरी 5 एस्कॉर्ट गाड़ियां तैनात है। आखिर ये जिंदगी बचाने वाली दवा जो है। खास वैन इसके लिए बनाई गई है और ये रेफ्रिजरेटेड वैन ऊपर आप देख सकते हैं जिसमें इस वैक्सीन को रखा जाएगा। और यहाँ पर पंजाब पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां इनकी सुरक्षा में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की गई है।
चेन्नई में भी वैक्सीन को वीवीआईपी स्वागत मिला। आगे सुरक्षा में गाड़ियां तैनात थी। वैक्सीन के आने की खबर से लोगों में इतना जोश था कि एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई। लखनऊ में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई। नोडल सेंटर पर इसको रखने का खास इंतजाम किया गया है, जहां लगातार टेम्परेचर की निगरानी होगी। और लखनऊ के परिवार कल्याण महानिदेशालय में एक स्टोर बनाया गया है, स्टेट स्टोर बनाया गया है, और जिसमें इन तमाम वैक्सीन को रखा जाएगा। 2,64,000 का पहला डोज का जो खेप है वो आ रहा है। और ये जो है ये फ्रीजर है, एक कमरे के बराबर का ये फ्रीजर है, जिसमें कि ये तमाम जो वैक्सीन है वो स्टोर होगी, और उसकी सुरक्षा की भी पूरी तैयारी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जयपुर में खास तौर पर तैयार किए गए स्टोरेज सेंटर पर वैक्सीन को रखने का इंतजाम किया गया है। लोग खुश हैं कि आखिरकार इंतजार खत्म हो रहा है। डीप फ्रिज में लाकर रखा जाएगा और इस तरह से सेंटर बनाए हुए हैं। इन सेंटरों पर टीकाकरण का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सीएमएचओ ऑफिस है वहां पर डीप फ्रिज बनाया हुआ है। संभाग स्तर पर 3 बड़े फ्रिज बनाए गए हैं, वहां पर लेकर जाया जाएगा। बेंगलुरु में स्पाइस जेट की जब ये उड़ान पहुंची तो लोगों की कोरोना से निजात की उम्मीदें भी परवान चढ़ गईं। इसी में आए थे वो बॉक्स जिनमें पुणे से वैक्सीन भेजी गई थी। पहले से रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां एयरपोर्ट पर तैनात थी। इस समय हैदराबाद के इस कोल्ड चेन फैसिलिटी पर हैं। ये तेलंगाना सरकार की फैसिलिटी, और इस वेयर हाउस, इस कोल्ड चेन फैसिलिटी के पास करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन के स्टोरेज की क्षमता है। ये मेन वैक्सीन सेंटर होगा तेलंगाना में, और यहाँ से अलग अलग जिलों में 10 जिलों में 10 छोटे कोल्ड चेन वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के GMR एयरपोर्ट की हैं, जहां कोरोना वैक्सीन पहुंची। हैदराबाद को 4.25 लाख डोज मिली है। पुलिस ने एस्कॉर्ट करके कोल्ड स्टोरेज तक वैक्सीन पहुंचाई। जहां वैक्सीन रखी गई वहां भी खास इंतजाम है। पटना में भी वैक्सीन के लिए कड़ी सुरक्षा की गई थी। दर्जनों जवानों की तैनाती की गई थी। खुद डीएम पूरे इंतजाम पर नजर रखे हुए थे। उनका जो स्टोरेज बना है स्टेट का, वो NMCH में बना है, और वैक्सीन जब भी हम लोगों को रिसीव होगी उसको जो है रूटीन वे में, जैसे हम लोगों की सारी वैक्सीन जाती हैं उस प्रकार से हम लोग ले जाएंगे, और उसको जो हमारा स्टोरेज बना है उसमें हम लोग रखेंगे, और उसमें पहले से पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है। वैक्सीन पहुंच गई है। अब इंतजार 16 जनवरी का है, जब वैक्सीनेशन शुरू होगा। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से अभिषेक, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जयपुर से शरद कुमार, हैदराबाद से आशीष पांडे और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ वैक्सीन लगाने की तैयारी तो दूसरी तरफ वैक्सीन के वितरण और प्रोडक्शन पर जोर। 16 जनवरी से कोविशील्ड वैक्सीन भी लगाई जाएंगी, जिसका निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने प्रोडक्शन और वितरण पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सब लोगों को बहुत रिलीफ है, सीरम की टीम को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब डिपार्टमेंट्स जो साथ में काम किए हैं। तो ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइस को लेकर किस तरीके से डील हुआ है गवर्नमेंट को अभी, और प्राइवेट मार्केट में जब आएगा तो वो क्या प्राइस होगा? प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है, क्योंकि हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस है उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की
ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है, और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग हैं उनको भी वैक्सीन बाद में 1-2 महीने के बाद मिल सकता है। सुबह 5 बजे जब लोग सो रहे थे तब पुणे में सीरम के परिसर से 3 खास ट्रक कोरोना वैक्सीन लेकर निकले और इसके साथ ही कोरोना पर भारत का सबसे बड़ा वार शुरू हो गया। रवानगी से पहले वैक्सीन के ट्रक की पूजा की गई। एक आध दिन के भीतर पूरे देश के बड़े सेंटर्स पर कोविशील्ड कोवैक्सीन की सप्लाई हो जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 9 महीने से ज्यादा वक्त से देश और दुनिया को हलकान कर देने वाले, तरक्की से लेकर जिंदगी के पहिए थाम देने वाले कोरोना वायरस पर सबसे बड़े वार की ये सबसे पहली दमदार तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिसका सबको इंतजार था। ये तस्वीर आपको खुशियों से भर देगी। आ गई टीकाकरण की शुभ घड़ी। 13 शहरों में पहुंच गई कोरोना वैक्सीन। सुरक्षा घेरे में चली महामारी की वैक्सीन। कोरोना का होगा संहार, अब वैक्सीन करेगी वार। ये तस्वीरें आपको उम्मीदों से रूबरू करा देंगी। इसी ट्रक में कोरोना की विदाई का ठोस इंतजाम है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो रहे इन ट्रकों में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप है। मंगलवार को सचमुच मंगल का दिन रहा और पुणे से देश के 13 शहरों के लिए कोरोना वैक्सीन चल पड़ी और चंद घंटों के भीतर ये वैक्सीन 13 राज्यों में पहुंच गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो पहला कंसाइनमेंट है कोरोना वैक्सीन का कोविशील्ड, वो निकल रहा है। जो बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स है, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स हैं, वो ये कंसाइनमेंट पहले पुणे एयरपोर्ट लेके जाने वाले हैं। तो जो जानकारी आज तक को मिल रही है कि ये जो बड़े से रेफ्रिजरेटर कंटेनर ट्रक्स है जो कि अत्याधुनिक है, जीपीएस से फिटेड है और पुलिस इसकी सुरक्षा इसको दी गई है। कोविशील्ड के पहले बड़े लॉट की रवानगी हुई और पूरी दुनिया जानती है कि 1.5 इंच की शीशियों में जो वैक्सीन है उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। इसीलिए वैक्सीन के ट्रकों की सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया। पुलिस का कड़ा पहरा रहा। राज्यों में भी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में रहेगी।